यानी कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द मेजर सिम्टम्स ऑफ कैटरेक्ट इज, कैटरेक्ट का सबसे मेजर सिम्टम्स क्या होता है, यानी कि जो अपना कैटरेक्ट बीमारी है उस कैटरेक्ट बीमारी का सबसे मेजर सिम्टम है वो क्या है बच्चे। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, पेनलेस लॉस ऑफ विजन, पेनलेस लॉस ऑफ विजन होना। सर दूसरा बात करते हैं अपन पेनफुल एक्यूट लॉस ऑफ विजन, देखो विजन दोनों में लॉस हो रहा है, एक के अंदर क्या हो रहा है पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है पेनफुल एक्यूट लॉस ऑफ विजन हो रहा है, और पहले वाले में क्या था ग्रेजुअल था। पॉजिटिव रेड रिफ्लेक्स, पॉजिटिव रेड रिफ्लेक्स डी 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 ए सी डी चलिएगा। टनल विजन, टनल विजन देखिएगा, ये जो दो चारों आपके जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ये अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर जो कैटरेक्ट है इस कैटरेक्ट के अंदर जो मेजर सिम्टम है वो क्या देखने को मिलेगा। डियर यदि मैं कैटरेक्ट की बात करूँ तो कैटरेक्ट का मीनिंग होता है, कैटरेक्ट का मीनिंग होता है कि अपना जो लेंस है, अपना जो ऑक्यूलर लेंस है इस ऑक्यूलर लेंस के अंदर ओपेसिटी होना, ऑक्यूलर लेंस में ओपेसिटी ओपेसिटी प्रेजेंट होना, यानी कि ये जो आपका लेंस है इस लेंस के अंदर धीरे धीरे क्या ना ओपेसिटी आना। दूसरी यदि मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताना चाहूँ तो एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका ये जो लेंस है वो क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है, और बहुत सारे रीजन की वजह से, बहुत सारे कारण की वजह से ये प्रोटीन जो है वो क्या करता है कि अपना जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इस लेंस का जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स था, जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स था कि ये जो लेंस है वो कैसा होता है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है डियर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आपका ऑक्यूलर लेंस है वो कैसा होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, किसी बीमारी की वजह से इसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे ओपेसिटी होना स्टार्ट हो जाती है, और एक लेंस का ट्रांसपेरेंट से ओपेसिटी के अंदर कन्वर्सेशन होने की वजह से जो डिजीज आपके डेवलप हुई है उसी डिजीज को अपन क्या बोलते हैं डियर, कैटरेक्ट बोलते हैं। उसी डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। तो सर ये जो ट्रांसपेरेंट जो आपका लेंस है इसका धीरे धीरे जब ये ओपेसिटी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली मैं बार बार बोल रहा हूँ धीरे धीरे हो रहा है, तो डेफिनेटली ये कैसे होगा, ग्रेजुअल होगा। कैसा होगा, ग्रेजुअल होगा। सो ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन, ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन, ग्रेजुअल चीज मेरी ये सामने आई, प्रोबेबली हो सकता है, प्रोबेबली हो सकता है। दूसरा देखो पेनफुल, कैटरेक्ट कभी भी पेनफुल नहीं होता, कैटरेक्ट कभी भी पेनफुल नहीं होता, इस चीज को आप गांठ बांध के रख लो, ठीक है, गांठ बांध के रख लो कि जो आपका है कैटरेक्ट है वो पेनफुल होगा, कभी भी नहीं होगा। कैटरेक्ट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पेनलेस, पेनलेस, कैटरेक्ट हमेशा पेनलेस होता है और उसके अंदर क्या होता है आपका ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होता है। तीसरा पॉजिटिव रेड रिफ्लेक्स, बहुत बढ़िया चीज है, देखिएगा सुनिए पॉजिटिव रेड रिफ्लेक्स एग्जैक्टली है क्या, पॉजिटिव रेड रिफ्लेक्स एग्जैक्टली है क्या, तो डियर ये अपना आई बॉल है, दिस इज आई बॉल एंड दिस इज, और सबसे पीछे अपने को पता है कि जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है आँख की जो थर्ड लेयर होती है दैट इज द रेटाइना, इनर लेयर को अपन क्या बोलते हैं, रेटाइना। जैसे ही आप ऑप्थेल्मोस्कोप से, जैसे आप ऑप्थेल्मोस्कोप से, जैसे आप ऑप्थेल्मोस्कोप से इसके अंदर देखने की कोशिश करते हो, जैसे आप ऑप्थेल्मोस्कोप से आंख के अंदर देखने की कोशिश करते हो तो एग्जैक्टली क्या होता है कि ऑप्थेल्मोस्कोप से देखने के बाद जैसा मैंने बोला आपको ये जो लेंस है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट है, कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। तो जब आप ऑप्थेल्मोस्कोप से देखोगे तो ऑप्थेल्मोस्कोप की जो रेज है वो इस लेंस से होती हुई सीधी आंख के अंदर एंटर करती है और सीधा आगे की तरफ यहाँ आपका प्रेजेंट होता है रेटाइनल आर्टरी, क्या प्रेजेंट होता है,
रेटाइनल आर्टरी किस जगह पे प्रेजेंट होती है? आपकी रेटाइनल आर्टरी, कि आपकी रेटाइनल आर्टरी वो आंख के अंदर एंटर कर रही है। सर जैसे ही आप इसके अंदर देखोगे, आप देखोगे कि आपका जो ऑप्थेल्मोस्कोप है उसका विजन सीधा इस ट्रांसपेरेंट लेंस से होता हुआ सीधा जाता है आपके रेटाइनल आर्टरी पे। अब देखो ये एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने की चीज है, वो ये है कि देखो यदि कैटरेक्ट होता, तो ये जो लेंस है, यदि कैटरेक्ट होता तो ये जो लेंस है, ये लेंस ऑपोसिटी, इस लेंस के अंदर क्या होती? ऑपोसिटी होती। और जब इस लेंस में ऑपोसिटी होती तो क्या ये जो रेज है, वो इस आर्टरी तक पहुंचती? क्या नहीं पहुंचती। और बेटा आर्टरी का अपीयरेंस कैसा होता है? रेड। और ये जो रेड अपीयरेंस है यही रेड रिफ्लेक्स है। यही क्या है? रेड रिफ्लेक्स है। सो रेड रिफ्लेक्स इज ए पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन नॉर्मल आई के अंदर देखने को मिलता है। नॉर्मल आई के अंदर ये क्या होता है? आपको देखने को मिलता है, पॉजिटिव है। और नॉर्मल आई के अंदर क्या होता है? ये देखने को मिलता है। सर टनल विजन इज द क्लासिकल साइन ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा यानी कि जो अपना ग्लूकोमा होता है दो टाइप का, क्लोज एंगल ग्लूकोमा और ओपन एंगल ग्लूकोमा। टनल विजन इज द साइन ऑफ योर ओपन एंगल ग्लूकोमा। पेनफुल एक्यूट लॉस ऑफ विजन इज द साइन ऑफ क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ये किसका साइन है? आपका क्लोज एंगल ग्लूकोमा का। और सबसे पहला क्या है? ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन, यानी कि जो कि बिल्कुल इस क्वेश्चन के ऊपर सटीक बैठ रहा है और कैटरेक्ट की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर सटीक बैठ रहा है। और अपन ने देखा, चलिएगा देखिए हो क्या रहा है एग्जैक्टली। मैं इसको एक बार वापस आपको दिखा दे रहा हूँ। कैटरेक्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है कि जो अपना कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो अपना लेंस ट्रांसपेरेंट लेंस है, इस ट्रांसपेरेंट लेंस के अंदर क्या होती है? ऑपोसिटी होती है। क्या होती है? आपकी ऑपोसिटी होती है। सर ऑपोसिटी होने की वजह से क्या होता है कि अपना जो विजन है वो धीरे धीरे कैसा होता है? विजन लॉस होता है। और ये विजन हो रहा है वो ग्रेजुअल लॉस हो रहा है, पेनलेस ये विजन लॉस होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन 2 बी क्या कह रहा है? पेनफुल एक्यूट लॉस ऑफ विजन। डियर कैटरेक्ट कभी भी पेनफुल नहीं होता। कैटरेक्ट कभी भी पेनफुल नहीं होता। पेनफुल विजन लॉस है और एक्यूट विजन लॉस हो रहा है, वो आपका क्लोज एंगल ग्लूकोमा का साइन है, क्लासिकल साइन ऑफ क्लोज एंगल ग्लूकोमा। जब भी पूछा जाएगा हमेशा इस चीज को याद रखना कि यदि किसी बंदे के अंदर पेनफुल एक्यूट लॉस ऑफ विजन है, दैट मीन कि वो आपका कहीं ना कहीं क्लोज एंगल ग्लूकोमा की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तीसरा पॉजिटिव रेड रिफ्लेक्स। पॉजिटिव रेड रिफ्लेक्स का मतलब है, ठीक है, पॉजिटिव रेड रिफ्लेक्स का मतलब है ये नॉर्मल आई के अंदर प्रेजेंट होता है जब आपका ट्रांसपेरेंट लेंस है वो बिल्कुल इंटैक्ट होता है। और इंटैक्ट लेंस के अंदर जब आप देखते हो तो देखने को पता चलता है कि यार पीछे की तरफ जो आर्टरी है उसका रिफ्लेक्स आ रहा है, जो कि एक नॉर्मल आई का साइन है। बिल्कुल ये नॉर्मल है और पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अगला बात करूँ मैं टनल विजन का, तो यार टनल विजन है वो किसका साइन है? आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा का है। वो किसका है? ओपन एंगल ग्लूकोमा का। तो एक ओपन एंगल का हो गया, एक क्लोज एंगल का हो गया, एक नॉर्मल आई का हो गया। पीछे एक कौन सा ऑप्शन बचा? ओनली एक ऑप्शन ये बचा। ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ए इज राइट। आंसर ए इज राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए। एक क्लाइंट हेड है कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। एक क्लाइंट है जिनका अभी अभी क्या हुआ है? कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन हुआ है। कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन हुआ है इन मॉर्निंग, सुबह सुबह। ठीक है, he now complaining of severe pain in operated eye। very important concern, बहुत ही important concern है। he had the severe pain in the operated eye। जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उस आंख के अंदर क्या हो रहा है? उसको अभी भी बहुत जबरदस्त वाला दर्द हो रहा है। चलिएगा, बेस्ट एक्शन वुड बी टेकन बाई ए नर्स। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो एक नर्स क्या लेगी? देखिएगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं और फिर इसके पीछे की पैथोलॉजी पढ़ते हैं। क्योंकि जब कैटरेक्ट की सर्जरी होती है तो कैटरेक्ट सर्जरी के साथ में जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन निकल के सामने आता है, उसी कॉम्प्लिकेशन को मैंने इस क्वेश्चन के अंदर उठाने की कोशिश किया है। देखिएगा क्या बोल रहा है ये, देखिएगा बात करते हैं। पहला क्या? दिस इज साइन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। दिस इज द साइन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस सर्जरी। इस सर्जरी का पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है इमीडिएट इन्फॉर्म टू फिजिशियन। इमीडिएट इन्फॉर्म टू फिजिशियन।
टर्न द क्लाइंट टू द अनअफेक्टेड साइड। ठीक है, याद रखना इसको, सोचने वाली बात है, बाद में सोचेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन इसके बारे में भी डेफिनेटली सोचेंगे। ठीक है, नो नीड फॉर द एक्शन, बिल्कुल क्या चीज़ है, आपका पेशेंट है वो किससे, एक पेन से आपका पेन से आपका क्राइसिस हो रहा है, उसको पेन है, पेन की वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसको छोड़ तो अपन वैसे नहीं सकते, चलिएगा ये तो ऑप्शन वैसे ही आपका चला गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ लिख रखी है, बहुत अच्छी चीज़ लिख रखी है, लेकिन ये जो है वो मैनेजमेंट का पार्ट है। बट अभी जो पेन हुआ है उसके बारे में क्या है और वो पेन क्यों, डियर एक्चुअली क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा पाथवे ऑफ एक्वस ह्यूमर, आपने पढ़ा होगा पाथवे ऑफ एक्वस ह्यूमर, पाथवे ऑफ एक्वस ह्यूमर। लुक एट हियर, लुक एट हियर, यहाँ देखिएगा, मैं एक मिनट में थोड़ा सा आपका जो एक्वस ह्यूमर है, इस एक्वस ह्यूमर के पाथवे के बारे में डिस्कशन करें, और उसी एक्वस ह्यूमर का जो पाथवे है, उसी पाथवे के हिसाब से बिल्कुल ये जो अपना क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। बैठे मिनट देखिए, दिस है नॉर्मल आई स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका जो एक्वस ह्यूमर है, एग्जैक्टली जो एक्वस ह्यूमर है वो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस यहाँ होता है सिलियरी बॉडी में। क्या होता है, सिलियरी बॉडी को, सिलियरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर आता है पोस्टीरियर चैम्बर में, सॉरी पोस्टीरियर चैम्बर में, पोस्टीरियर चैम्बर से एक्वस ह्यूमर जो है वो प्यूपिल के थ्रू एंटर करता है एंटीरियर चैम्बर में, और एंटीरियर चैम्बर से यह होता है आपका आयरिडो कॉर्नियल जंक्शन, यह होता है आपका आयरिडो कॉर्नियल जंक्शन। इस आयरिडो कॉर्नियल जंक्शन से वो आपकी आंख से बाहर निकलता है, आंख से क्या होता है आपका बाहर निकलता है। नॉर्मल सा चीज़ है, नॉर्मल सा मैंने पाथ पे लिखा है, बिल्कुल क्लियर सा है। क्या है कि सर एक्वस ह्यूमर है वो बन कहाँ रहा है, सिलियरी बॉडी में, सिलियरी बॉडी से वो कहाँ है आपका पोस्टीरियर चैम्बर में, पोस्टीरियर चैम्बर से आपका प्यूपिल्स होता हुआ वो कहाँ आ गया आपका एंटीरियर चैम्बर, और एंटीरियर चैम्बर से वो कहाँ पहुँच गया आपका आयरिडो कॉर्नियल जंक्शन। डियर मैंने इस क्वेश्चन में एक्वस ह्यूमर को क्यों याद किया, तो याद रखना कि जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है, ओक्यूलर प्रेशर जो है इट क्रिएट बाई एक्वस ह्यूमर, किसके थ्रू क्रिएट होता है, ये एक्वस ह्यूमर के थ्रू होता है। और नॉर्मल आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है 8 to 21 mm ऑफ Hg, 8 to 21 mm ऑफ Hg आपका नॉर्मल है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अंदर अभी क्या हुआ है सर, कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन का किसमें वार्निंग, बिल्कुल सही बात है। कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में करते क्या है कि सर्जरी करके साइड तक ये जो लेंस है इस लेंस को बाहर निकाला, लेंस को रिमूव किया सर, सुनना इसको, ठीक है, बिल्कुल क्लासिकली मैं चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक देखिएगा, सुनिएगा, बिल्कुल क्लासिक बात बता रहा हूँ कि जैसे ही आप इस लेंस को रिमूव करोगे तो सर इस लेंस को रिमूव करते टाइम बहुत बार क्या होता है कि इस लेंस का छोटे पार्टिकल्स है वो पीछे रह जाते हैं। सबसे पहली बात है, ठीक है, कि जब आप इस लेंस को निकाल रहे थे तो लेंस को निकालते टाइम हो सके कि लेंस का 100% पार्ट है वो बाहर नहीं निकला हो, छोटे पार्टिकल्स अंदर रह गए हो, नंबर 1। नंबर 2, सर आप ऑपरेशन कर रहे हो तो ऑपरेशन एक इन्वेजिव प्रोसीजर है कि नहीं है, दूसरा क्या इन्वेजिव प्रोसीजर है, और इन्वेजिव प्रोसीजर में जब आप चीरा लगाओगे, जब आप अंदर की तरफ जाओगे, चीर फाड़ करोगे तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा कि नहीं होगा, वहाँ क्या होगा इन्फ्लेमेशन होगा, और इन्फ्लेमेशन में क्या स्वेलिंग,
अब आपके सामने दो चीज़ आ गई, एक ऑपरेशन की वजह से स्वेलिंग, दूसरा ऑपरेशन करते टाइम जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अंदर रह गए थे आपके लेंस के, वो पार्टिकल्स यदि पूरे के पूरे रिमूव नहीं हुए तो क्या होगा सर, ये जो पार्टिकल्स है उस एक्वस ह्यूमर के साथ में धीरे धीरे आके इस आयरेडोकॉर्नियल जंक्शन पे अटक जाएगा, और जैसे इस एंगल के ऊपर ये जाके स्टिक करेंगे तो एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेन है वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस। और जब एक्वस ह्यूमर का ड्रेन रेड्यूस हो गया तो एक्वस ह्यूमर यहाँ आपका डिपोजिट होना स्टार्ट होगा, और उस डिपोजिशन की वजह से इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ेगा, इंक्रीज इंट्रा ओक्यूलर। सेम चीज एक चीज और यहाँ हो सकता है क्या कि सर इन्वेजिव प्रोसीजर दा इन्फ्लामेशन हुई है स्वेलिंग की वजह से ये जो एंगल है इस एंगल के ऊपर स्वेलिंग आ जाए, और आप खुद सोचो कि मान लो कोई ट्यूबल स्ट्रक्चर हो, इस ट्यूबल स्ट्रक्चर के अंदर यदि स्वेलिंग आ जाए तो स्वेलिंग की वजह से जो ट्यूब है, इस ट्यूब की साइज है वो रेड्यूस होगी कि नहीं होगी, और जब ट्यूब की साइज रेड्यूस हो गई, जब इस एंगल की साइज रेड्यूस हो गई, जब इस जंक्शन की साइज रेड्यूस हो गई तो इस जंक्शन का जो ड्रेन है वो डिमिनिश्ड होगा कि नहीं होगा, और जब डिमिनिश्ड इसका होगा तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जो एक्वस ह्यूमर है वो आपका आंख के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा एंटीरियर चैम्बर में और पोस्टीरियर चैम्बर में। मीनवाइल क्या होगा कि सर आपके आंख के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और आंख के अंदर प्रेशर बढ़ने को अपन बोलते हैं ग्लूकोमा, एक्यूट ग्लूकोमा। और दूसरा इसके अंदर ये जो एंगल है, ये एंगल आपका क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट क्लोज हो रहा है, चाहिए वो आपके लेंस के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उनकी वजह से हुआ हो या स्वेलिंग की वजह से हुआ, तो ये हो गया आपका एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा। क्या हुआ आपका एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा ड्यू टू कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, यानी कि सेकेंडरी ग्लूकोमा हुआ है, और ग्लूकोमा होने की वजह से अभी क्या हुआ सर, इसके अंदर आपका पेशेंट उसको सीवियर पेन हुआ, जैसा कि अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि जो आपका क्लोज एंगल ग्लूकोमा है उसका साइन होता है कि सीवियर ऑप्थेल्मिक पेन के साथ में विजन लॉस, ठीक है। सो सर यह क्या हुआ कि इसकी वजह से आपका ये जो है वो पूरा का पूरा आपका क्लोज एंगल ग्लूकोमा वाली कंडीशन डेवलप हुई, और क्लोज एंगल ग्लूकोमा की कंडीशन डेवलप होने की वजह से मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द साइन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ये आपका पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है किस टाइप का सर, सेकेंडरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा, सेकेंडरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इस वजह से मेरे को इमीडिएटली आपका जो फिजिशियन है इसको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। चलिएगा दूसरा बात करते हैं, टर्न द क्लाइंट इन द अफेक्टेड साइड। यह आपका नर्सिंग केयर होता है, ये आपका नर्सिंग केयर होता है जो अपने को देना चाहिए एक पेशेंट को जिसका भी कैटरेक्ट सर्जरी हुआ, क्योंकि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में कभी भी पेशेंट को नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स कभी भी अफेक्टेड साइड में नहीं लेटा थे। उसका जो सोने का जो पोजीशन है वो या तो सुपाइन रहेगा या नॉन अफेक्टेड रहेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी जो क्वेश्चन है वो क्या हुआ आपका पूछा हुआ है। चलिएगा अगला बात करते हैं, नो नीड फॉर एक्स। ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है, इसको तो मैं 100% एलिमिनेट करता हूँ। और अगला क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड फॉर रिड्यूस द इंट्राओक्यूलर प्रेशर। अब देखिएगा सर इस लाइन को भी मैं जस्टिफाई करता हूँ इसके थ्रू कि जब इन्वेजिव प्रोसीजर हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फ्लामेशन से क्या हुआ स्वेलिंग, और स्वेलिंग की वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। सर इन्फ्लामेशन को कम करता है स्टेरॉइड, कौन कम करता है, स्टेरॉइड। और जब आप स्टेरॉइड इस बंदे को दोगे तो स्टेरॉइड देने से क्या होगा सर, स्टेरॉइड देने से अपना जो इन्फ्लामेशन है वो क्या होगा, रेड्यूस होगा। और जब इन्फ्लामेशन रेड्यूस हुआ तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि सर स्वेलिंग नहीं होगा पेशेंट में, और पेशेंट में स्वेलिंग नहीं होगा तो डेफिनेटली अपना जो एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेन है वो बढ़ेगा, और सही तक ये पेशेंट है वो इससे सफर नहीं होगा सेकेंडरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा, इससे सेकेंडरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा से। क्लियर है, चलूँ आगे, अरे बोलो तो सही, क्लियर है सब जगह, आगे चलूँ, वेरी गुड। 10 to 20 इन्वेजिव प्रोसीजर, किरण जी इन्वेजिव प्रोसीजर के सामने लिखना कि ये हमेशा और हमेशा कैसा होता है, हमेशा और हमेशा इन्वेजिव प्रोसीजर के साथ में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। चलिएगा बात करते हैं, चलिएगा आगे बात करें, चलिएगा वेरी गुड, चलिएगा आगे बात करते हैं। क्लियर सर,
तालबाजी ले भाई आगलो ले, ठीक है। चलिएगा, विच ऑफ फॉलोइंग एप्रोप्रिएट पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर टू क्लाइंट विद द कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है, विच ऑफ फॉलोइंग एप्रोप्रिएट पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। अब आपको इतना तो कैटरेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा कि डेफिनेटली यदि मैं बोलूँ पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बारे में, तो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है वो सबसे बड़ा अपने को बता के चलना है सेकेंडरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा से। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि पेशेंट को सेकेंडरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो जाए पैराफ्लाइन विद द कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, एक्सेप्ट इस क्वेश्चन को डालने का सबसे बड़ा कारण ये है, ठीक है। आप ऐसा कौन से काम को छोड़कर बाकी सारा आप काम करोगे जो कि इसके पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर क्या होता है आपको करना है। चलिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, वेरी गुड। अब तो आप खुद बताओगे कि सर इस पेशेंट के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है वो क्यों दूंगा, ताकि आपका क्या नहीं हो, ताकि पेशेंट के अंदर क्या नहीं हो सर, इन्फ्लामेशन नहीं हो, स्वेलिंग नहीं हो और सेकेंडरी एंगल ग्लूकोमा है वो आपका डेवलप नहीं हो। वेरी गुड, ये तो मेरे को करना ही है, ये तो मेरे को क्या है करना ही है, ये तो मैं करूंगा, ये तो मेरे को करना ही है। Teach to the client immediately inform to physician if ocular pain is developed। और ये जो ocular pain है, ये ocular pain है वो किस वजह से होगा इस पेशेंट के अंदर, अरे सर अभी तो बात किया था अपने सेकेंडरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा की वजह से। चलिएगा, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, अदरवाइज दूसरे इश्यूज इसके अंदर क्रिएट हो सकते हैं। टीच द क्लाइंट अबाउट यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लेना इसको, लिख लेना, कम से कम 10 एग्जाम में पूछा होगा, कम से कम 10 एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है वो पूछी हुई है कि पेशेंट के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर आप स्टूल सॉफ्टनर या फिर आप फाइबर डाइट का क्यों यूज करते हो। इसके अंदर देखो दोनों चीजें, जब पेशेंट को कैटरेक्ट सर्जरी होता है तो हमेशा और हमेशा टीच अबाउट द स्टूल सॉफ्टनर या फाइबर डाइट। फाइबर डाइट क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन इसके पीछे का, क्योंकि डियर देखो जब आपका पेशेंट है उस पेशेंट को यदि पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो गया और विथ इनिशियल 24 to 48 आवर्स के अंदर यदि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो बियरिंग डाउन एफर्ट है वो क्या करेगा ज़्यादा लगाएगा। और ऐसा माना जाता है कि बियरिंग डाउन एफर्ट लगाने से इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो डिस्टर्ब होता है, वो इंक्रीज होता है। तो अपने को कोई ऐसा काम ही नहीं करना जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो उसके साथ में छेड़छाड़ी करेंगे। पहले ही इसका मैनेजमेंट करते चलो क्या कि उसको फाइबर डाइट दो और फाइबर डाइट के साथ में उसको क्या देना है आपको स्टूल सॉफ्टनर दो। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा आपके इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। इफ द पेशेंट एडवाइज अवॉइड टू द सेविंग, ठीक है, कॉज इंक्रीज आईसीपी, वेरी गुड। मैं यही बोल रहा हूँ किरण जी, ठीक है ना, कि जब जैसे आपका बढ़ेगा तो बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से अपना इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाएगी। स्लिप इन द ऑपरेटेड साइड, अरे पिछले क्वेश्चन में तो अपन ने डिस्कस किया था कि पेशेंट को हमेशा और हमेशा किस हिसाब से लेटाना है, हमेशा और हमेशा उसको सुलाना है कि सर या तो वो कहाँ सोए, सुपाइन सोए, और सुपाइन नहीं तो नॉन ऑपरेटिव साइड जो पेशेंट है वो पेशेंट आपका विश्राम करे, आराम करे शांति से, ठीक है। सो बिल्कुल क्लियर है सर, डी इज द ऑप्शन, डी आंसर इज द राइट। डी क्यों राइट है, क्योंकि सर ऑपरेटेड साइड में पेशेंट को कभी नहीं सुलाते, और ऑपरेटेड साइड में आप यदि सुलाओगे तो उससे क्या होगा सर, ऑपरेटेड साइड में सुलाने से पेशेंट है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने से हो सकता है कि आपका जो ओक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए, हो सकता है कि आपका आइरिडोकॉर्नियल जंक्शन है उसके ऊपर प्रेशर पड़े और एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेन है वो ड्रेन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। चलिएगा अगला बात करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 24-year-old male brought to the emergency room with a piece of metal in his eye. एक 25 ईयर का ओल्ड मेल है जिसको इमरजेंसी के अंदर लाया गया, ड्रॉ टू द इमरजेंसी रूम के अंदर लाया गया, किसके साथ में, पीस ऑफ द मेटल आई। विच एक्शन बाय द नर्स इज करेक्ट, ठीक है। देखिएगा बिल्कुल अगले वाले ने सोच समझ के आपका क्वेश्चन डाला है, बिल्कुल सोच समझ के एक वर्ड यूज किया, दैट इज द नर्स। डॉक्टर मत बनना, ठीक है, सबसे बड़ी कमजोरी है, डॉक्टर तो बनना ही नहीं है अपने, ठीक है, दैट इज द नर्स।
बेटा मौज करनी आए हैं, टेंशन मतलब मौज होती रहेगी आप। अरे पैसा वसूल ऐप नहीं है, सपने वसूल ऐप बोल इसको। बिल्कुल जावेद जी, आप इसको बोलिएगा, ठीक है, कि ये जो ऐप है वो सपने वसूल ऐप है, सपने वसूल करेगा, ये आपके सपने पूरे करने वाला ऐप है। चलिएगा। A 25-year-old male is brought to the emergency room with a piece of metal. एक उसकी आंख में क्या गिरा हुआ है? piece of metal गिरा हुआ है। His eye, which action by the nurse? By the nurse, मैंने इसको बिल्कुल वापस अंडरलाइन कर रहा हूँ। By the nurse is the correct. By the nurse is the correct. क्या? Use a magnet to remove the object. ये तो नर्स और डॉक्टर का दोनों का ही काम नहीं है, तो इंजीनियर वाला काम हो गया। ठीक है, ये तो इंजीनियर वाला काम हो गया कि भाई अंदर लोहा गिरा है, लोहा गिरा, चुंबक ले जा और चुंबक के साथ में क्या कर, लोहे को बाहर निकाल, ताकि जब तक वो लोहा उस चुंबक के चारों तरफ घूमेगा, घूमता 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 आंख की जितनी भी जो स्ट्रक्चर है सबको बर्बाद करके आएगा। ठीक है, कभी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, क्योंकि यदि मैग्नेट को अपन ने यूज किया तो मैग्नेट से क्या होगा, देखो, अरे खूब खेला होगा ना बचपन में, खूब खेला होगा बचपन में कि जब आप मैग्नेट के साथ में किसी चीज को उठाते हैं तो जैसे ही मैग्नेट के साथ में उठाएंगे तो मैग्नेट से पहले ये हिलेगी डुलेगी, और जब ये हिलेगा डुलेगा तो आप खुद सोचो कि वो जो पीस ऑफ मेटल आपकी आंख में गिरा हुआ है, ठीक है, सपोज वो लोहे का पीस होगा, वो इससे ऐसा कोई पीस होगा जो कि मेटल के साथ में आता हो, तो वो घूमेगा तो आंख की जो स्ट्रक्चर है, स्पेशली जो कॉर्निया है, इज अ वेरी डेलिकेटेड ऑर्गन, वेरी डेलिकेटेड ऑर्गन जो कॉर्निया को रप्चर नहीं करेगा क्या? करेगा। तो ऐसा काम करना ही क्यों कि अपन कॉर्निया को रप्चर करवा लें, ऐसा काम अपने को करना ही नहीं है कि अपन क्या करना है, कॉर्निया को रप्चर करा लें, बिल्कुल अपने को नहीं करना। दूसरा, रन द आई ट्रूली विद द स्लाइम, हाँ अपन कर सकते हैं। सुनना, इसके बारे में बहुत बार ये क्वेश्चन सामने आता है, तो बहुत बार डिस्कशन चलता है, ठीक है, बहुत बार ये डिस्कशन चलता है कि यार हाँ आंख को तो दो लेना चाहिए, लेकिन दो लेना चाहिए, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हियर हियर ओनली। ठीक है, चलिएगा। कवर बोथ आई विद द पेपर कप और टेस्ट द अफेक्टेड आई ओनली। इन दोनों को थोड़ा सा वेरिएशन समझिएगा कि इन दोनों में ही तो आप आंख को बंद कर रहे हो, लेकिन इन दोनों में से एक आंसर है वो सही कैसे निकल रहा है, एक आंसर है वो सही कैसे निकल रहा है, देखिए सुनना कैसे। कवर द बोथ आई विद द पेपर कप, पहले मैं बता देता हूँ, ये आंसर है वो राइट, दिस इज द राइट आंसर। टेस्ट द अफेक्टेड आई ओनली इज द रॉन्ग आंसर। व्हाई, क्यों रॉन्ग? देखिए, ये अपन ने फिक्स कर लिया है कि इस आंख के अंदर कुछ ना कुछ गिरा हुआ है, ठीक है, सपोज करो मेरी इस आंख के अंदर कुछ ना कुछ गिरा हुआ है, ठीक है, और इस आंख में गिरने के बाद में मैंने क्या किया कि इस आंख को बंद कर लिया, और ये जो आंख है वो खुली है, ठीक है। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि आंख जो है वो एक आंख को घुमा लूँ, एक आंख को घुमा के देख लो, इधर देखोगे तो ये दोनों आंखें एक साथ जा रही है, इधर देखोगे तो दोनों आंखें एक साथ जा रही है, ऊपर देखोगे तो दोनों आंखें एक साथ जा रही है, नीचे देखोगे तो आंखें वो क्या जा रही है, एक साथ जा रही है, ठीक है। चलिएगा, सुनना इसको, ठीक है। आप आंख का मूवमेंट देखो ना खुद, ठीक है, सारी चीजें किताबों में नहीं लिखी होती, कुछ एक चीजें वो यहाँ से आती है, ठीक है, देखना, सुनना इसको। आप आंख घुमाओ, यहाँ घूमी, ये भी आंख साथ में आ रही है, ये दोनों इधर घूम रही है, ऊपर देखो आंखें ऊपर, नीचे नीचे, यानी कि जो अपनी आंखों का जो मूवमेंट है ये आपका यूनिलेटरल नहीं होता, बाइलेटरल होता है, ठीक है, दोनों आंखें वो एक साथ मूवमेंट करती है। अब क्या किया आपने, अफेक्टेड आई को बांध दिया, और ये आंख है वो अभी भी खुली है, ये आंख खुली है, तो क्या होगा कि ये आंखें वो देखती रहेगी कि अब आंख वाला डॉक्टर आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, वो चारों तरफ देखता रहेगा, और जब तक इस आंख से वो चारों तरफ देखेगा तब तक ये अंदर वाली आंख घूमेगी, और जब अंदर वाली आंख घूमेगी तो वो जो मेटल पार्टिकल्स जो है वो उस मेटल पार्टिकल्स के साथ में दूसरी वाली आंख का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, उसके ऊपर रगड़ लगेगी, और बेटा जब रगड़ लगेगी तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को वो डैमेज करेगा। इससे अच्छा आप काम करो, उसको बोलो शांति ले, दोनों आंखें बंद, सामने कुछ नहीं है, न रहेगा बांस न बजे की बंसुरी, जब आंख दिखेगा ही नहीं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि यार मेरे को है वो दोनों आंखें बंद है, अब आंखों का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल नहीं है। आंख तभी खोल ली जब आपके पास ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आ जाए, आपका जो डॉक्टर है वो आ जाए, और उसके बाद में अपन इसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीड करेंगे। चलिएगा, क्लियर है, चले आगे।
चले, कर रहे हो आप एंजॉय? कपड़ा वो मस्त ले रहा है ना काला मत है बोला चलेगा, वेरी गुड डियर। चलेगा, आगे बात करते हैं। ठीक है, फिफ्थ नर्व पाल्सी, गुड कॉल्स। फिफ्थ नर्व, ये फिफ्थ नर्व है वो क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व नंबर 5। कौन सी होती है आपका क्रेनियल नर्व नंबर 5? कौन सी है, कौन सी है क्रेनियल नर्व नंबर 5? चलिए बेटा और खेली मम्मा का तरीका। चलिए बात करते हैं फिर क्रेनियल नर्व इज द भाई तुम खिंची लेना कर मुझे। चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी। फिफ्थ क्रेनियल नर्व, व्हिच वन इज द फिफ्थ इंटरक्रेनियल नर्व? ट्राइजेमिनल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल ट्राइजेमिनल, वेरी गुड। ठीक है, देखो ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। जब आप प्रिपरेशन फेज में हो तो मैं आपको 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ, ये 4-5 चीज़ें हैं, वो ऐसा आपका क्विकली रेस्पॉन्ड करना चाहिए, क्विकली रेस्पॉन्ड करना चाहिए। 4-5 चीज़ों में क्या है, एक सबसे पहले तो आपका क्रेनियल नर्व, ठीक है, सिर्फ नाम नहीं, किसी भी अच्छे एग्जाम को अप्रोच मारने का सिंपल सा आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, सुनना है। सिर्फ और सिर्फ एक नाम नहीं, क्रेनियल नर्व 12 की 12 है, वो ऐसे होनी चाहिए। 8 वेस्ट क्लियर, 12 ये, 9 ग्लोसोफेरिंजियल, 3rd आपका ओक्यूलोमोटर, ठीक है, 2nd ऑप्थेल्मिक, 1 ये आपका। ऐसा जो नर्व है वो नर्व आपको बिल्कुल होना चाहिए, और सिर्फ नाम याद नहीं रखना है, कोई नर्व का नाम आज तक कोई नहीं पूछता है, लेकिन चीज़ कहाँ से आने लग गई आजकल के, जो मैंने खुद में जो पिछले 3-4 एग्ज़ाम देखा है, ठीक है, जो मैंने 3-4-5 जो मैंने एग्ज़ाम देखे हैं, और मेरी आदत है, मैं जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं मैं हर एक एग्ज़ाम में देखता हूँ, ताकि जो पेपर आ रहे हैं अभी करंटली उन पेपर के साथ में अपन अवेयर रहे। तो आजकल जो पेपर का थोड़ा सा जो लेवल है वो स्टैंडर्ड होने लगा। तो स्टैंडर्ड क्या हुआ कि क्रेनियल नर्व की बात करें तो पहले क्या होता था कि क्रेनियल नर्व का नाम पूछ लेते थे, अब आजकल उस क्रेनियल नर्व का फंक्शन पूछना स्टार्ट हुआ कि वो कौन से ऑर्गन को सप्लाई कर रही है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अवेयर हो, आपको क्रेनियल नर्व की नर्व है तो पूरी की पूरा ये पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व किस ऑर्गन के ऊपर क्या काम कर रही है, ठीक है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, आपका जितने भी जो ये अपना कोगुलेटरी मैकेनिज्म वाले जो आपके जो कोगुलेटरी जो फैक्टर्स हैं, इनसे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। आपके ये बिल्कुल छोटे-छोटे क्वेश्चंस है जो आपका क्या होता है, ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है ना। सो चलिएगा अभी डिस्कस करता हूँ मैं इस फिफ्थ क्रेनियल नर्व के बारे में। फिफ्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी, सर फिफ्थ क्रेनियल नर्व आपकी कौन सी ट्राइजेमिनल है, और ट्राइजेमिनल की ब्रांच होती है, ये V नहीं है, ये रोमन संख्या का 5 है, 5वीं की पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है सर। इसके अंदर आपका V1 जो है, ठीक है, ये ब्रांच होता है आपका ऑप्थेल्मिक, और ऑप्थेल्मिक नर्व की जो ब्रांचेज है वो इसकी सप्लाई होती है आपके कॉर्निया पर, इसको होती है कॉर्निया, ठीक है, इसको होता है आपका कॉर्निया के ऊपर नर्व सप्लाई होती है, किस ट्राइजेमिनल नर्व की जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, इस ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ठीक है। अब देखो सुनिए, टोसिस, टोसिस का मतलब क्या होता है, टोसिस का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ द आई, ठीक है, या फिर अनकंट्रोल्ड क्लोजिंग ऑफ द आई, कंट्रोल्ड नहीं हो पाता, ठीक है, आप पेशेंट को बोलते हो आप आँख को खोल कर रखो, वो अनेबल होता है खोलने को, और उसकी आँखें वो कॉन्स्टेंट गिरती है, और टोसिस होता है किसकी वजह से, इस आपके आईलिड की वजह से, कि आपका जो आईलिड है, पेशेंट आईलिड है वो कंट्रोल्ड नहीं कर पाता, ठीक है। देखो टोसिस के बारे में 2 क्वेश्चन है, वो बिल्कुल क्लियरली आता है। पहला क्वेश्चन है, ये तो एक तो आपका इनिशियली साइन होता है किसका, माइस्थीनिया ग्रेविस का, ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस का थोड़ा सा आपका ये जो है वो आपका इनिशियल साइन होता है। टोसिस जो है, टोसिस जो होता है वो कभी भी ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से नहीं होता, ये होता है फेशियल नर्व की वजह से। किसकी वजह से होता है, फेशियल नर्व।
ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप फेशियल नर्व का एग्जामिनेशन देखते हो कि जो फेशियल नर्व है उसको एग्जामिन करते हैं कि आपका जो फेशियल नर्व है वो वेल फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पेशेंट को यही बोलते हैं आंख बंद करके दिखा। वो पेशेंट ऐसे आंख बंद करता है, उसको बोलते हैं आंख खोल, आंख बंद कर, आंख खोल। तो इसका मतलब यदि वो आंख बंद कर पा रहा है, मतलब आईलिड को नीचे गिरा पा रहा है, तो वो 7th क्रेनियल नर्व का काम है, न कि 5th का काम है। तो टोसिस तो बिल्कुल बाहर निकल गया, ये किसका काम है? 7th क्रेनियल नर्व का काम है। और 7th क्रेनियल नर्व कौन सा है? फेशियल नर्व है। प्रोप्टोसिस, आप प्रोप्टोसिस बोल दीजिएगा। मैं आपने एक और वर्ड सुना होगा, तू ये एक्सो खाए थे एक्सो एक्सोप्थैलेमस, एक्सोप्थैलेमस, ये आप बोल दीजिएगा प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन ऑफ आई, प्रोट्रूजन ऑफ आई, जो कि आप देखते हो, जो कि आप देखते हो थायराइड वाले पेशेंट में हाइपर थायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म या हाइपरथायरॉइडिज्म से भी ज़्यादा मैं बोलूँ, हाइपरथायरॉइडिज्म से भी ज़्यादा मैं बोलूँ, तो उस पेशेंट के अंदर जिसके अंदर टॉक्सिक गोइटर है, जिसके अंदर क्या आपका टॉक्सिक गोइटर है, टॉक्सिक गोइटर हाइपरथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर एक्सोप्थैलेमस देखने को मिलता है। यानी कि जो आंख है उस आंख को अपन बोलते हैं प्रोट्रूजन ऑफ आई, यानी कि जो आंख है वो बाहर की तरफ आके ऐसा लगता है कि इसकी आंख है वो बाहर निकलने वाली है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि पीछे से आपका क्या लगता है, पीछे से आपका प्रेशर लगता है आईबॉल के ऊपर, और प्रेशर लगने की वजह से जो आईबॉल है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूज्ड रहता है, उसको अपन बोलते हैं प्रोप्टोसिस या एक्सोप्थैलेमस बोल दीजिएगा या प्रोट्रूजन ऑफ आई बोल दीजिएगा। दैट इज द साइन ऑफ, दैट इज द साइन ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, ग्रेव डिजीज या टॉक्सिक गोइटर। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 5th क्रेनियल नर्व की पालसी का काम नहीं है। अगला क्या है? न्यूरोपैथिक केरेटोपैथी। न्यूरोपैथिक डेफिनेटली जब नर्व पालसी है, जब नर्व पालसी है तो आपका न्यूरोपैथी तो है ही है, न्यूरोपैथिक तो है ही है। अगला क्या है? केरेटोपैथी। केरेटो का मतलब क्या होता है? केरेटोपैथी का मतलब, केरेटो का मतलब कॉर्निया, कॉर्निया को केरेटो बोलते हैं लैटिन के अंदर, और पैथी का मतलब बीमारी, हिंदी कोरोनिया की, कॉर्निया की बीमारी। और मैंने बताया कि ट्राइजेमिनल का जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, उसकी सप्लाई जाती है किसको? कॉर्निया को। तो डेफिनेटली तो 5th नर्व पालसी है तो आपका कॉर्निया ही से, कॉर्निया के ऊपर कोई ना कोई इंजरी है वो 100% आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं लॉगजॉब लॉग लेगोपथैलेमस। लेगोपथैलेमस के अंदर इसका मतलब होता है, आपने देखा होगा बहुत बार छोटे बच्चों को या किसी को ऐसा होता है कि वो अपनी जो आंखें हैं वो आंखें बंद करके नहीं सोते, ऐसा लगता है इसकी आंखें वो किसी खुली हुई है, लगता है ना सर। हालांकि उनमें बीमारी नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ आपको। ऐसा देखा होगा कि सोते टाइम उनकी आंखें वो ऐसा हल्की सी खुली हुई दिखती है, ठीक है, ऐसा लगता है कि उसकी आंखें वो पूरी बंद नहीं है, थोड़ी सी खुली हुई है, न तो पूरी खुली हुई है न पूरी बंद है, वो जो बीच वाला जो कंडीशन होता है, ठीक है, उसको अपन लेगोपथैलेमस बोलते हैं। ठीक है, इट आल्सो ड्यू टू द 7th cranial nerve, 7th cranial nerve फंक्शन मालफॉर्मेशन, माल फंक्शनिंग या माल फंक्शनिंग, 7th cranial nerve माल फंक्शनिंग की वजह से आपका लोगोपथैलेमस देखने को मिलता है। सो टॉसिस 7th, लोगोपथैलेमस 7th, प्रोप्टोसिस, दिस इज द एक्सोप्थैलेमस इज द साइन ऑफ योर हाइपरथायरॉइडिज्म। उसके अंदर आपका जाता है, तो इससे क्या बच गया आपका न्यूरोपैथिक केरेटोपैथी इज ड्यू टू द योर 5th cranial nerve palsy। याद रखना कॉर्निया है, उसके ऊपर आपका नर्व एंडिंग है वो ओपन नर्व एंडिंग होता है। वो ऐसा बोला जाता है कि कॉर्निया का जो सेंसेशन है, जो नर्व का जो सेंसेशन है वो क्यूटेनियस नर्व के सेंसेशन से 200 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि यदि आप कोई पिन चुभाते हो, पिन चुभाते टाइम ये क्यूटेनियस पे यदि 1% दर्द होता है तो आंख के अंदर वो दर्द है वो 200 गुना होता है, ठीक है ना, 200 टाइम मोर सेंसिटिव, मोर एग्रेसिव देन द क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, सो आंसर सी इज द राइट। यू आर गेटिंग और नॉट? चले आगे, आगे चले, चलिए चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। चलिएगा, आंख से अब निकल कर कान में आ गया, ठीक है, आंख से निकल के किसमें आ गया? कान में आ गया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कंडक्टिव हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सो चलिएगा आगे बात करें।
चलेगा, कांस्टेंट बात कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। चले आगे, चलिए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कंडक्टिव हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? चलिएगा, बात करते हैं सर हियरिंग लॉस के ऊपर, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले आपका हियरिंग लॉस, ठीक है। देखो देखिए, सुनिए, चलिएगा, बात करते हैं। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ये आपका पीना है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये आपका मिडल ईयर है। दिस वन इज योर, ये आपकी ऑडिटरी ऑसिकल्स है, और ये आपका तो टाइम से निकले ये आपका मिडल ईयर के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेके ये वाला जो पार्ट है मिडल ईयर में इंक्लूड होता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका, लेकिन बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका एक्सटर्नल ईयर में यूज होता है, इसमें होता है आपका एक्सटर्नल ईयर। क्या क्या? पीना और ऑडिटरी कैनाल एक्सटर्नल ईयर में, और क्या कर लूँगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये ऑडिटरी ऑसिकल्स, ये सारी मिडल ईयर में। और कॉक्लिया इज द आउटर, कॉक्लिया किसका है? इनर ईयर। देखिए सर, जो अपना हियरिंग है वो नॉर्मली कैसे होता है, क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है? तो सुनो, जैसे ही कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई साउंड आएगा, तो वो साउंड पीना कलेक्ट करके उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से सीधा इनटू करवाएगा ईयर कैनाल में, और ईयर कैनाल से वो जाएगी आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। और सर जैसे वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाएगी तो गाइस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेशन से ये जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है, ये ऑडिटरी ऑसिकल्स में फ्लक्चुएशन होता है, और ये जो फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन सीधा ओवल विंडो पार्ट ऑफ योर ईयर। जब ये एनाटॉमी अपनी डील में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, ओवल विंडो से, और ओवल विंडो से एंड कॉक्लिया इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर, और कॉक्लिया से कॉक्लियर नर्व और कॉक्लियर नर्व चला जाता है कॉक्लियर हेड क्रेनियल को पारा सर, जहाँ से आप का पार्ट हो गया, और यहाँ पर जो हियरिंग होती है सेंस और यहाँ से लेके और आज उसको कर रहे हो सब आना पहले से sensory hearing and conducting. Eustachian tube is the different part. Is the different part. Eustachian tube का hearing कंडक्टिव हियरिंग एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग, दो टाइप का हियरिंग प्रोसेस होता है अपने अंदर। तो यहाँ पे जो अपने किसी को कंडक्टिव हियरिंग का पता है, थोड़ा सा इन दोनों के बारे में बता दूँ ताकि सर कंडक्टिव हियरिंग है सेंसरी न्यूरल। सर कंडक्टिव हियरिंग कैसे, ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग कैसे तो देखो, जैसे ही आपका साउंड वेव आया तो साउंड वेव को इस ऑडिटरी कैनाल के थ्रू पहले कंडक्ट करवाया किसके साथ? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने ये जो वेव है इस वेव को ऑसिकल्स के साथ, ऑसिकल्स के थ्रू कंडक्ट कराया किसके साथ? इनर ईयर के साथ। किसके साथ? इनर ईयर के साथ। और इनर ईयर के अंदर नर्व रिसेप्टर होते हैं, और आपको पता होगा नर्व का तो काम ही सेंसेशन का होता है,
नर्व का काम क्या होता है? सेंसेशन का। तो इनर ईयर के साथ में जो हियरिंग स्टार्ट होती है वो होती है सेंसरी। सेंसरी मतलब कि जो साउंड वेव आई है उसको सेंस करना, एंड न्यूरल नर्व के थ्रू इसको सेंस करके नर्व के थ्रू वो सीधा पहुंचा देता है किसमें? ब्रेन में आपका हियरिंग सेंटर पे, और हियरिंग सेंटर पे पहुंचा के आपका जो हियरिंग है वो आ जाता है। तो देखो इमेजिन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सुनना, मैं अभी जो बोल रहा हूँ, आपका जो मोबाइल बोल रहा है, आपका जो लैपटॉप बोल रहा है, वो लैपटॉप की जो वेव्स है वो सीधा आपके कान में पहुंच रही है और कान में जाकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करेगी। जैसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट हुआ, ओसिकल्स के अंदर फ्लक्चुएशन हुआ, और ओसिकल्स का जो फ्लक्चुएशन है वो इसलिए ताकि वो जो साउंड वेव आई है इस वाइब्रेशन को कंडक्ट करवा सके किसके साथ में? कोक्लिया के साथ। और कोक्लिया का क्या काम है? सेंसेशन लेना। कोक्लिया का क्या काम है? सेंसेशन लेना। और पागल होने रही है कहीं। ठीक है, आपने क्या करना? सेंसेशन लेना। और जैसे ही कोक्लिया आपका सेंसेशन लेगा, सेंसेशन लेके उस ऑडिटिव आपका एरिया के अंदर, टेम्पोरल लॉब के अंदर, ताकि आपका जो है वो हियरिंग है वो आ जाए आपको सुनने। ठीक है, ये नॉर्मल कोक्लिया से लेके ब्रेन तक का जो पाथवे होता है वो सेंसरी न्यूरल पाथवे के अंदर आता है। एक्सटर्नल ईयर से लेके मिडिल ईयर तक का जो पार्ट होता है वो आता है आपका कंडक्टिंग। ठीक है, अब देखो, यदि किसी टाइप का कोई देखो, ये आपका ऑडिटरी कैनाल, पिना, मिडिल ईयर, ठीक है, ये आपका ऑडिटरी, ओसिकल्स और टिम्पेनिक। इस पूरे के पूरे सिस्टम का क्या काम था? कंडक्शन का। किसका काम था? कंडक्शन का काम था। अब देखो सुनो, यदि इनमें से किसी भी जगह किसी भी टाइप की दिक्कत आती है तो मेरी हियरिंग का कौन सा पार्ट है वो डिस्टर्ब होगा? दैट इज द कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कौन सा होगा? कंडक्टिव हियरिंग मेरा है वो अब्रप्ट होगा। देखो सुनो कैसे, सपोज करो कि जो ऑडिटरी कैनाल है, इस कैनाल के अंदर आपका ईयरवैक्स डिपॉजिट हो जाए। यदि ईयरवैक्स डिपॉजिट हुआ तो क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो साउंड है वो इस ईयरवैक्स से आगे की तरफ उस वे में जा पाएगी क्या जैसे पहले जा रही थी? नहीं जा पाएगी। और जब नहीं जा पाएगी तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का जो साउंड वेव का जो कंडक्शन है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ, वो क्या हुआ? डिमिनिश्ड हुआ। और जैसे डिमिनिश्ड हुआ तो यहाँ पर आपका हियरिंग डिमिनिश्ड होगा। और कौन सा हियरिंग डिमिनिश्ड होगा? कंडक्टिव। आगे चलो, यदि किसी का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो परफोरेटेड है, यदि किसी का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपका परफोरेटेड है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में छेद है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, यदि कोई ड्रम है और उस ड्रम में छेद हो जाए तो क्या वो ड्रम पहले की तरह बोलेगा क्या? अरे ड्रम पहले की तरह बोलेगा क्या? क्या वो ड्रम पहले की तरह वाइब्रेट करेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं करेगा। और जब पहले जितना अच्छा वाइब्रेट नहीं करेगा तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन जैसे रिड्यूस होगा, जैसे ही आपका कम होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का कम होते ही इसका वाइब्रेशन है वो रिड्यूस होगा, और वो रिड्यूस होते ही साइकिल हियरिंग है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। मीनवाइल आगे चलूँ, ये जो आपके ऑडिटिव ओसिकल्स है, ये जो ऑडिटिव ओसिकल्स है, इनके अंदर मूवेबल जॉइंट होता है, ये बहुत इजीली मूवेबल होती है। कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाए जिसकी वजह से ऑडिटिव ओसिकल्स है वो उन ऑडिटिव ओसिकल्स का मूवमेंट अच्छे से नहीं हो, इनका जो इन बोन का जो जॉइंट है उस बोन के जॉइंट के अंदर आपका स्टिफनेस आ जाए, कड़कपन आ जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, जिसको आप ऑटोस्क्लेरोसिस बोलते हो। ठीक है, जिसको नो external ear plus middle ear equal to conductive system, that's okay, yes, which one is the wrong? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्या बोल रहा है, इसके अंदर यदि कुछ दिक्कत आ जाए तो वो इसके साथ में आपका कंडक्शन है वो एप्रोप्रिएट नहीं हो पाएगा, और जब एप्रोप्रिएटली नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि कंडक्टिव हियरिंग है वो क्या होगा? आपका दिक्कत आएगी। ठीक है, सो क्या बोल रहा है यहाँ? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कंडक्टिव हियरिंग। ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग के अंदर आपका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अब देखो, इसको सुनना समझना थोड़ा सा। कंडक्टिव हियरिंग है आपका किस वजह से हो सकता है? हो सकता है कि आपका ईयरवैक्स हो, चलो समझ में आता है। दूसरा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन,
बिल्कुल समझ में आता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ऑडिटरी ओसिकल्स के अंदर का जो ओसिकल्स है, उस ओसिकल्स का मूवमेंट है, यदि वो मूवमेंट आपका रिटार्डेड हो जाए तो आपका जो बंदा, उस बंदे के अंदर हो सकता है कि आपका जो हियरिंग है वो क्या हो, पुअर हियरिंग है। ठीक है, अगला ओटाइटिस मीडिया, इसके अंदर दे रखा ओटाइटिस मीडिया। यदि बंदे के अंदर ओटाइटिस मीडिया है तो डेफिनेटली ओटाइटिस मीडिया में होता है क्या यार, पस फ्लैप होता है। ठीक है, पस बनता है, आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होता है, आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सूजन आता है, आपका जो ईयर है, इस ईयर के अंदर पस फ्लैप होता है, उस पस फ्लैप की वजह से आपका कंडक्शन है वो अप्रोप्रिएटली नहीं हो पाता होता है। ओटाइटिस मीडिया की वजह से भी आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना की वजह से भी आपका कंडक्शन होता है। ईयर वैक्स डिपोजिशन, ये सुनने, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। सर कोज तो चारों के चारों है, वो चारों के चारों ही कोज आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, लेकिन चारों में से सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो देखो, ओटाइटिस एक्सटर्ना इज ए पैथोजेनिक, ये भी आपका कैसा है, पैथोजेनिक है, ये भी कैसा आपका पैथोजेनिक है। बट ईयर वैक्स जो है वो नॉर्मल पेशेंट में भी मिल सकता है, तो जरूरी नहीं कि आपका ये हर एक बीमारी के अंदर आपका ईयर वैक्स नहीं आपका होगा। ठीक है, ठीक है, देखो सुना, ईयरवैक्स डिपोजिशन जो है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है क्योंकि ईयरवैक्स जो है वो ईयर का नॉर्मल पार्ट है। ठीक है, अपना ईयर है वो कांस्टेंट ईयरवैक्स का फॉर्मेशन करता रहता है। बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है कि इसका जो ड्रेन है वो अप्रोप्रिएटली नहीं होता, और जब इसका ड्रेन अप्रोप्रिएटली नहीं होता तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि ईयरवैक्स है वो डिपोजिट होना स्टार्ट होता है, और दैट इज मे बी ओक्यूल्ड टू योर ऑडिटरी पाथ। और जब से आपका ऑडिटरी पाथ में इसने ओक्यूल्ड किया, इसको किया, तो ओक्यूल्ड करने से क्या हुआ, तो ओक्यूल्ड करने से मेरा हियरिंग वो सो है। तो चारों ही चीजें जो है वो आपका कंडक्टिव हियरिंग को करता है, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है वो आपका ईयरवैक्स डिपोजिशन है। और ईयरवैक्स डिपोजिशन के साथ में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीआई 2018 ये जो क्वेश्चन है वो आपका सीधा सीधा वो पूछा गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एक्सेप्ट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब देखो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है वो कहाँ से कहाँ तक था, तो सर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है वो था आपके कोक्लिया से लेके ब्रेन तक, कोक्लिया से लेकर कहाँ तक था आपका, ब्रेन तक। अब देखो कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन, देखो हमेशा और हमेशा जितनी भी जो ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन है वो कोक्लिया को डैमेज करती है, और कोक्लिया को डैमेज करती है, तो कोक्लिया किसका पार्ट है, कोक्लिया इज द पार्ट ऑफ सेंसरी न्यूरल हियरिंग। एक्सेप्ट पूछा है, याद रखना इसको, वो ये क्या, ये तो आपके एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को क्या करेगी, एग्रीवेटेड करेगी। ठीक है, एक भी सही नहीं हो रहा, धीरज रख बच्चे, सब होगा, सही होगा। ठीक है, सब सही करने के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है, सब कुछ सही होगा, धीरज रखो बस। ठीक है, सब सही होगा। चलिएगा अगला बात बोलते हैं, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ पोर्टाई। ऑर्गन ऑफ पोर्टाई क्या है, ऑर्गन ऑफ पोर्टाई इज द पार्ट ऑफ कोक्लिया। कोक्लिया का जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, ऑर्गन ऑफ पोर्टाई। इस ऑर्गन ऑफ पोर्टाई को आप ऐसे समझ सकते हो, कि जो जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप पढ़ रहे हो, ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, जीनोमिक। ये कौन सा है, जीनोमिक नॉलेज मशीन। ठीक है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, जीनोमिक। ठीक है, देखो कहने को जो राजस्थान से बाहर बैठा है वो क्या कहेगा कि जीनोमिक राजस्थान में है, जो राजस्थान में वो क्या कहेगा, जयपुर में, लेकिन जो जयपुर में वो क्या कहेगा, जीनोमिक है वो इस पर्टिकुलर जगह पे आपका एस्टेब्लिश है। ठीक है, देखो जो मेन फंक्शनिंग जो पार्ट है, ठीक है, जो मेन फंक्शनिंग पार्ट है वो आपका ऑर्गन ऑफ पोर्टाई है। कहने को तो कहने वाले कहते हैं ईयर का काम क्या है, सुनना। ईयर में कौन सुनता है, कोक्लिया। अरे कोक्लिया में कौन सुनता है, कोक्लिया में जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज द ऑर्गन ऑफ पोर्टाई। कोक्लिया की जो सबसे फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा है, ऑर्गन ऑफ पोर्टाई है। ये लिख लेना इसको, BSF एंड एम्स
इसी केस दोनों के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि कोक्लिया का जो फंक्शनिंग पार्ट है वो कौन सा है, दैट इज द ऑर्गन ऑफ पोर्टा। कौन सा पार्ट है आपका, ऑर्गन ऑफ पोर्टा। ठीक है, सो कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ पोर्टा। अब मेरे को एक बात बताओ सर कि यदि किसी के अंदर ऑर्गन ऑफ पोर्टा ही नहीं है तो कोक्लिया काम का है क्या? और जो कोक्लिया नहीं है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग कैसे होगा? कोक्लिया ही नहीं है तो इसमें आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग है वो कैसे होगा? ठीक है, कैसे होगा आपको? ठीक है, अगला बात करें ऑटोस्क्लेरोसिस। अभी मैंने बात किया कि ये जो बोन है, इन बोन के अंदर यदि स्टिफनेस हो जाए, यदि इन बोन के अंदर आपका स्टिफनेस हो जाए, इसको बोलते हैं अपन ऑटो स्क्लेरोसिस। ऑटो स्क्लेरोसिस, ऑटो का मतलब ईयर की बोन, स्क्लेरोसिस का मतलब हार्डनिंग। स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? हार्डनिंग। बेटा ईयर की बोन का स्क्लेरोसिस होना, ईयर की बोन, मिडिल ईयर की जो बोन है उनका हार्डनिंग होना। और मिडिल ईयर की बोन तो कौन सी ईयरिंग के अंदर आ रही थी? कंडक्टिव ईयरिंग। कौन सी ईयरिंग में आ रही थी? कंडक्टिव ईयरिंग में। सो वी कैन से ऑटोस्क्लेरोसिस इज द कॉज ऑफ कंडक्टिव ईयरिंग लॉस। नेक्रोटिक लीजन इन द ऑडिटरी पाथवे। नेक्रोटिक लीजन इन द ऑडिटरी पाथवे, और ऑडिटरी पाथवे वो आपका कोक्लियर नर्व के थ्रू बनता है। और कोक्लियर नर्व के थ्रू यदि ये बनेगा, कोक्लियर नर्व के थ्रू यदि ये बनेगा, डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि यार जब कोक्लियर नर्व आपका इसके ऊपर कोई लीजन है तो वो आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग उसको कोज कराएगा। सो सेंसरी न्यूरल हियरिंग के भी मेरे पास यहाँ पे 3 आपके कोज मेरे को मिल गए। ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन है वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस करवा सकती है। ऑटोस्क्लेरोसिस सॉरी कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ पोर्टा ये वो आपका क्या करवा सकता है? आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस करवा सकता है। नेक्रोटिक लीजन ऑन द ऑडिटरी पाथवे ये क्या करवा सकता है? आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस करवा सकता है। कौन सा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस नहीं करवाता? ऑटोस्क्लेरोसिस, क्योंकि ऑटोस्क्लेरोसिस क्या करवाता है? सीएच। ये क्या करवाता है? सीएच। चले द नेक्स्ट क्वेश्चन। A client arrives at the emergency room with a foreign body in the left ear. With a foreign body in the left ear that has been determined to be an insect. देखिएगा, एक क्लाइंट है वो अराइज हुआ किसमें? फॉरेन बॉडी लेके, किसमें? लेफ्ट ईयर में फॉरेन बॉडी है। और क्या हैज बीन डिटरमिनेट, वो फिक्स हो चुका है क्या है? इंसेक्ट, यानी कि कोई ना कोई जानवर उसके कान में घुसा है। ठीक है, लोगों के कान में वैसे ही जानवर बहुत जल्दी घुसता है, बहुत कीड़ा होता है लोगों को। ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं। विच इंटरवेंशन वुड बी द नर्स एंटिसिपेटेड टू बी प्रिस्क्राइब इनिशियली। एक नर्स है वो क्या सोच रही है? अभी करना नहीं है, वो सिर्फ ये सोच रही है, एंटिसिपेट कर रही है कि हाँ पेशेंट आ गया, किसका? कान के अंदर फॉरेन बॉडी है। कौन सी? कि कोई जानवर है वो अंदर घुसा है, इसके अंदर कोई जीव जंतु वो अंदर घुसा है। और जब जानवर अंदर बेटी सोच रही है किसका ये, वो क्या सोच रही है मन ही मन, यह मन की बात हो रही है। उस नर्स के मन की बात अपने को देखना है कि वो नर्स है वो क्या एंटिसिपेट कर रही है कि यार हाँ ये चीज़ हो सकती है। ठीक है ना, ये मोदी जी वाली मन की बात नहीं है। ठीक है, कन खजूरा, वेरी गुड। ठीक है, चलिएगा कौन सा है? इरिगेशन ऑफ द ईयर, कि मेरे को कान साफ करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन ऑफ डाइल्यूटेड एल्कोहल या मेरे को अल्कोहल डालना पड़ेगा। बड़ी रोचक कहानी है, सुनना इसको। इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीबायोटिक, ईयर ड्रॉप डालेंगे लेकिन सब्र करो। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ईयर ड्रॉप ये भी डालेंगे लेकिन सब्र करो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है, अभी आते हैं ए बी इरिगेशन ऑफ द ईयर। देख भाई मेरे, बात वही है जो थोड़ी देर अपना आँख के साथ में चल रहा था, जो आँख के साथ में चल रहा था। इंसेक्ट है, ये जीव है। ठीक है, और जीव चलता फिरता जीव है, वो चलता फिरता जीव है, लाइव ऑर्गेनिज्म हो सकता है ये। अभी भी इस पर वो हो सकता है कि ये भी चल रहा हो, घूम रहा हो, फिर रहा हो और चलता फिरता है तो अंदर गया है। ठीक है, इस पे जैसे ही पानी डालोगे तो वो अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। इट मे बी पॉसिबल कि जो इंसेक्ट अंदर गया है इज अ टॉक्सिक इंसेक्ट। जैसे अभी भाई साहब कंफ्यूजरे की बात कर रहे थे। ठीक है, जैसे अभी कंफ्यूजरे की बात कर रहे थे, मैं भी वो टॉक्सिक है। जैसे आप इंस्टॉलेशन के लिए डाल के उसमें यदि आप काट लिया तो इट मे बी टॉक्सिक। ठीक है, वो टॉक्सिक हो सकता है, वो कल जो कान है वो ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। इससे अच्छा इसको वो दवाई दो जो सबके बाप है।
अल्कोहल, ठीक है। डाइल्यूटेड अल्कोहल से क्या होगा, डाइल्यूटेड अल्कोहल के साथ में क्या होगा, आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है अल्कोहल बॉडी को क्या करता है, सौम्य अवस्था में ले जाता है, ठीक है। इसमें ले जाता है, सौम्य अवस्था में ले जाता है, ठीक है। एक्चुअली इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जब इसके अंदर अपन डाइल्यूटेड डालेंगे तो डाइल्यूटेड अल्कोहल से वो सफोकेटेड होगा, सफोकेटेड होगा, और सफोकेटेड होके क्या होगा, सफोकेटेड होके वो उसकी जो मूवमेंट्स है वो रिटार्डेड होगा, ठीक है, ठीक है। वो क्या होगा, आपका रिटार्डेड होगा, और रिटार्डेड होने के बाद में मैं उसको क्या कर लूँगा, ठीक है। एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप, तो इसको बाहर निकालने के बाद आप एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप डालिएगा, ताकि मान लीजिए कहीं उसमें कुछ हल्का सा भी यदि कुछ काटा है, कुछ अंदर की तरफ यदि कुछ आपने इंस्ट्रूमेंटेशन किया, कुछ ट्रॉमा हुआ है, तो हो सकता है कि आपका इंस्टिलेशन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रॉप बाद में करना है, उसको रिमूव करने के बाद में डाल सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपका ओटाइटिस एक्सटर्नल ना हो, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये ड्रॉप भी डाल सकते हैं ताकि वहाँ इन्फ्लेमेशन नहीं हो और पेन नहीं हो, ठीक है। सो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों अपन करेंगे बाद में इसके बाद में सर आपका पूरा प्रोसीजर होने के बाद में, उस कण खजूरे को बाहर निकालने के बाद में, उससे पहले उसको दारू पिलाओ और सुलाओ। जैसे वो दारू पी के सोएगा, दारू पीते सोते उसको बाहर निकाल लो और कान में पानी को पहले डालो, ठीक है। चलिए सर, सो दिस होल आर अबाउट द योर टुडे सेशन। बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन। नाउ वी हैव टू फिनिश आवर सेशन, अपने सेशन आज का सेशन इसको यही फिनिश करते हैं, ठीक है। सो गिव योर क्विक रेस्पॉन्स। क्या अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी बंदे को कोई दिक्कत है? काल के लिए नरेंद्र ने मॉर्निंग बुला लिया, वही हम भाई बना को तो मॉर्निंग वाले रोटी मैं देख लूँ, बोल लूँगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। देख लो नरेंद्र जी मुर्गा कैंप में देख लूँ, मैंने कैंप में लगा दिया डबल, रात तो कैंप किया था, अब बताओ अब कौन को